नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और आज हम लोगों का जो वो जेई मेंस 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट का इतना कुछ चल रहा था और फाइनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए हम लोग तैयार हो गए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले वो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में जितने भी केमिस्ट्री का सवाल आए थे वो हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो हाँ, शायद सबका एग्ज़ाम्स बढ़िया ही चल रहा है, तो हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं कि हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन में एनालिसिस, मतलब टोटल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन्स है ये। मतलब सारे क्वेश्चन्स तो नहीं होगा, इसमें शायद 5 या 6 क्वेश्चन्स मिसिंग है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि दिस सेक्शन कंटेन्स 20 एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन्स होता है, उसमें से मतलब तुम्हें पता ही होगा मल्टीपल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन्स होना पड़ता है, एक ऑप्शंस होता है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इन द एक्वस मीडियम। अब ये ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? जब तुम्हें ये एलिफैटिक एमीन्स याद रखना है, ये एलिफैटिक एमीन्स है, मतलब जो साइक्लिक नहीं होता है। तो एलिफैटिक एमीन्स में 2 कंडीशन होता है, एक तो गैसियस स्टेट, ठीक है? और एक को क्या होता है एक्वा स्टेट। ये गैसियस स्टेट और एक्वा स्टेट ये दोनों होता है। अगर गैसियस स्टेट में पूछे तो गैसियस स्टेट में एलिफैटिक एमीन्स में सबसे पहले क्या होगा कि जितना ज्यादा तुम्हारा नाइट्रोजन, एलिफैटिक एमीन्स मतलब क्या होता है, एमीन्स मतलब ये RnH2, अगर 1 डिग्री बोलूँ तो ये होता है ना नॉर्मल। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। बेस मतलब क्या है? बेस या फिर बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या है? जो कि अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए उसको खुद के अंदर मतलब खुद के पास अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकता है, तो उसके लिए पहले उसके पास उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सीधा बात है, गैसियस स्टेट में तुम क्या चेक करोगे? गैसियस स्टेट में लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन तो इसमें होता नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा और उसका ऑर्डर आएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब ये तब तक सही था जब गैसियस स्टेट था। गैसियस स्टेट में ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ये किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये ऑर्डर ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन में दिक्कत क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मुद्दा होता है 3 पॉइंट्स पे। मैं 3 पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो, पहले जब तुम इंडक्टिव इफेक्ट में बोलोगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में सीधा मुद्दा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई होता है। अब तुम्हारे पास इधर माइनस आई कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो नहीं। तो उस रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश होता है विथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो इसमें भी क्या होगा? इसका ऑर्डर अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखो तो नाइट्रोजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ भेज रहा है। तो इसका भी ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री आ रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट से बोलोगे क्योंकि सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर ये एक्वस मीडियम नहीं होता ना तो सब कुछ सही चलता। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये क्वेश्चन सच में अच्छा है। मगर ये सब मतलब जब पढ़ते हैं ना सब लोगों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मतलब जब बेसिसिटी स्टार्ट होता है ना तब पहला क्वेश्चन यही आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर मैं बोलूँ कि RnH2 है, तो RnH2 पहले एक्वस मीडियम मतलब H प्लस प्रेजेंट होगा। तो एक H प्लस प्रेजेंट होगा तो ये R नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस हाइड्रोजन। यही होगा ना सीधा मुद्दा। तो देखो, एक्वस मीडियम मतलब पानी तो प्रेजेंट होगा ही, तो इससे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा OH2 से। इससे क्या होगा? फिर से ये हाइड्रोजन OH2 से एक वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये एक OH2 के साथ करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें तुम्हारा आ रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर 1 डिग्री के लिए क्या हो रहा है? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो रहा है ना, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उसके बाद मैं अगर चलूँ
RH ये 1 डिग्री है, ये तुम्हारा 2 डिग्री है। 2 डिग्री में कितना आएगा? 2 डिग्री में भी कितना आ रहा है? 2 डिग्री में भी दो वाटर आएगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने। ठीक है ना? तो इसका भी स्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो सीधा मतलब मैं समझ, और ये अगर आएगा तो आर हाइड्रोजन, इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, OH2, वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सीधा मुद्दा है कि स्टेबिलिटी कब बढ़ेगा? जितना ज्यादा तुम्हारा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस किसका प्रोपोर्शनल होगा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा स्टेबिलिटी के हिसाब से। और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि बेस का मतलब क्या है, मैं एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लेके क्यों आया? क्योंकि बेस मतलब क्या है, मान लो वो नाइट्रोजन डेंसिटी हाइड्रोजन को डोनेट किया, या फिर कोई ल्यूइस एसिड को डोनेट किया, तो मैं मान लेता हूँ कि हाइड्रोजन कोई एक प्रोटॉन को डोनेट किया, क्योंकि वो सबसे बेसिक होता है, एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। तो एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सीधा मुद्दा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा। तो जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आ रहा है ना, और इसके साथ ये गैसियस स्टेट वाला, मतलब सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट वाला, ये दोनों रिवर्सिबल हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को ना अपोज कर रहा है। दिस टू दिस टू आर अपोजिंग each other, अपोजिंग each other। ठीक है, तो और अगर मैं बोलूँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या, कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या अच्छा होता है? जितना ज्यादा तुम्हारा देखो, अब इंडक्टिव इफेक्ट अलग होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस अलग होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड होगा, उतना ज्यादा देने में दिक्कत आएगा ना। देखो एक जगह मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है, और तुम्हारे पास, तुम एक हो, तुम्हारे पास 20 लोग, मतलब 20 चॉकलेट है और 20 लोग है, तुम इजिली एक एक बंदे को दे सकते हो। फिर जितना ज्यादा, अब मान लो तुम्हारे पास एक 20 चॉकलेट हो, फिर तुम्हारे पास 1000 लोग हो सामने, तो देने में दिक्कत आएगा। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का सीधा मुद्दा है, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा, उतना ज्यादा देने में दिक्कत आएगा ना। क्योंकि एक तो तुम्हारा ये आर है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर तुम इजिली दे सकते हो, क्योंकि इसमें इधर बस क्राउडिंग है। अब जब ये क्राउडिंग तीनों तरफ आ जाएगा, ये आर, ये आर, तीनों तरफ क्राउडिंग आ रहा है, तो तुम उस नाइट्रोजन लोन पेयर को इसमें से बाहर कैसे निकालोगे? तो इसमें भी जो ऑर्डर आता है, वो आता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। और ये ऑर्डर किस वजह से आ रहा है? ये ऑर्डर को मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। हाँ, ये ऑर्डर आ रहा है तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो तुम्हारा जो ओवरऑल ऑर्डर आता है, आर इजिकल टू मिथाइल ग्रुप के लिए, ये जो आर है, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आर इजिकल टू मिथाइल ग्रुप। ये मैं बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। तो आर इजिकल टू मिथाइल ग्रुप के लिए जो ओवरऑल ऑर्डर आता है, वो आता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, और ये हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना, ये आर नॉट इक्वल टू मिथाइल के लिए ये ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, 2 3 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा तो मतलब ये तो एक्सप्लेन हो जाता है, क्योंकि अब किसमें क्या फैक्टर डोमिनेट करेगा ना, ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूंगा कि हम प्रेडिक्ट करते हैं, ये प्रेडिक्शन नहीं होता, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश्ड होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आर इजिकल टू मिथाइल ग्रुप है, तो 2 1। और एमोनिया तो लास्ट में होगा ही होगा, क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत घटिया हो जाता है। तो फर्स्ट तो 2 डिग्री मतलब दो वाला होगा, तो ये तो अच्छा, इसमें तो एक ही ऑप्शन आ रहा है सेकंड पे, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टू, फिर उसके बाद आ रहा है 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर होगा सेकंड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां पर हीट ट्रांसफर ना हो, मतलब हीट
हीट ऑफ द सिस्टम मतलब हीट, जो हीट ट्रांसफर हुआ हो या फिर हीट गेन हुआ हो, वो मतलब क्यू जो कि तुम हीट जैसे बोलते हो, वो क्या होता है, वो जीरो होना चाहिए। मतलब फॉर एडियाबेटिक सिस्टम क्यू होना चाहिए जीरो। ये तुम्हें अच्छे से पता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू अगर जीरो है तो डेल यू किसके बराबर आएगा? डब्ल्यू के बराबर आएगा। ये तो क्वेश्चन देख के ये सबसे बात आता है। तो देखो एक क्वेश्चन तो इधर से आ रहा है ऑप्शन की, वर्क डन ऑन ए गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कि जितना ज्यादा तुम वर्क करोगे उतना ज्यादा। अब वर्क को ऐसे मत लिख देना माइनस पीवी हो रहा है तो भैया पीवी जितना ज्यादा नेगेटिव, अरे यार वर्क डन पूछा है ना, तो सिंपली ये फॉर्मूले रखो। ज्यादा डिस्क्राइब मत करो कि नेगेटिव वर्क हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इंटरनल एनर्जी नहीं, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद पूछा है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब अगर तुम्हें पता है तो हम लोग यू को क्या बोलते हैं? डेल यू इज इक्वल टू एन सीवी। अब सीवी तो हमेशा आर का कंपोनेंट होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और एन क्या है? एन तो हम लोगों के पास मोल होता है, तो ये भी नेगेटिव में तो आएगा नहीं, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है। तो डेल यू प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डेल यू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, डीटी होता है, सॉरी डीटी। तो डेल यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? T2 - T1। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन, देखो ये तो सीधी मुद्दा है, डिक्रीज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये तो इंक्रीज, अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा ही तुम्हारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। तो डी तो इधर है, डी खत्म, डी खत्म। तो दोनों ऑप्शंस में तो सी सही हो रहा है। अब ए और बी में देख लो। ए और बी में बोला है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब सी। सी इज इक्वल टू क्या होता है? dQ/dt। ये सबसे ज्यादा मतलब पहला कॉन्सेप्ट आता है मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखो तुम बोलोगे सीपी, सीवी, सीपी सीवी तो बाद में आता है। सीपी सीपी का मतलब भी क्या है? du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी सॉरी, डीएच एट कांस्टेंट प्रेशर, du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो आता है। मगर मोलर हीट कैपेसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? dQ/dt। तो ये अगर dQ इधर जीरो हो रहा है तो मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग C से डिनोट करता है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है तो वो सीवी हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है तो वो सीपी हो जाता है। तो ये तो इसका वैल्यू तो जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो, सेकंड का ऑप्शन जीरो, तो ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन ग्रुप 17 व्हिच प्रॉपर्टीज डज नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड। ये देखो आयनिक रेडियाई का बात ही मत करो। आयनिक रेडियाई तो जितना तुम, ये ना ग्रुप 17 का ऐसे ही याद रखना कि फर्स्ट सीबीआई अटैक, फर्स्ट सीबीआई अटैक। ठीक है। तो फर्स्ट से एफ आया, फिर आया क्लोरीन, आया फिर ब्रोमीन, आया फिर आयोडीन, आया फिर एसिटिन आया। तो तुम्हारा क्या होगा? जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, मतलब इधर 2p आ रहा है, उसके बाद 3p आ रहा है, क्योंकि p ब्लॉक है ना। तो लास्ट p ब्लॉक मतलब क्या होता है? लास्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन p सब शेल में होना चाहिए। तो ये 2p में आएगा, ये 3p में आएगा, ये 4p में आएगा, ये 5p में आएगा। इसके बाद ऐसे ऐसे चलते हैं। तो आयनिक रेडियाई तो जितना ज्यादा तुम चलोगे इधर से इधर, मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे, तो ये तो आयनिक रेडियाई मतलब बढ़ता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई ऑलमोस्ट वो सब कुछ सेम ही होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो खत्म हो गया। उसके बाद आता है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तुम्हें अच्छे से पता है ये क्वेश्चन मतलब क्यों ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हें अच्छे से पता है, ये ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब बात होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो करेक्ट ऑर्डर आता है वो आता है क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ये क्यों होता है? देखो डाउन द ग्रुप जब तुम जाओगे, सेकंड, जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस।
एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सेकंड क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। और थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। अब ये तीनों कैसे होता है? एटॉमिक साइज तो मैं समझा दिया, क्योंकि जितना ज्यादा शेल इंक्रीज होगा, मतलब एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोर्ड जैसे बोलता है ना कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो अगर एक शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो सीधा मुद्दा है उसका एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करेगा। उसके बाद आता है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट जितना तुम शील्ड करने का प्रोपोर्शनल आता है, जैसे कि वो इंक्रीज होते ही जाता है, और जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा ही, क्योंकि अच्छा शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, सॉरी। नहीं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो जेड इफेक्टिव जो कि है, जेड इफेक्टिव क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है? इसमें जब तुम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, ये तो एटॉमिक साइज से हो गया कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होने वाला था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर यही आने वाला था कि फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। दिक्कत यही होता है कि फ्लोरीन में तब जब जब घुसोगे ना, फ्लोरीन में है ही 9 इलेक्ट्रॉन। और ये तुम्हें पता है कि ये एक ऐसा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके इसका साइज भी बहुत ज्यादा ही छोटा है। इसका साइज इतना छोटा है, तो इसमें जब तुम एक इलेक्ट्रॉन घुसाने चाहोगे, वो हाँ बोलेगा, भाई मैं तो हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हूँ, मैं ले लूंगा इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर इसके पास इतना सा ही, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा अमीर है ना, तो भाई उसके उसका अंदर मतलब जैसे, मतलब पॉलिटिक्स में होता है ना, पॉलिटिक्स में वो जितना ज्यादा, मतलब कोई दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप से इसमें चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर वो जब जाता है ना, तो वो उन दोनों में अंदर एक पॉलिटिकल, मतलब ग्रुप के अंदर ही घुसर मच जाता है। तो जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन इसमें घुसाने चाहोगे, जो पहले से ही क्राउडेड है, जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन लेके बहुत ज्यादा बैठा है, जब तुम एक एक मतलब कोई फल है, एक फल को एक इंसान को दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दो इंसान बैठा है और एक फल है, तो उसमें तो भसड़ मचेगा ही ना, दोनों में भसड़ मचेगा कि कौन लेगा फल। तो ये क्या होगा? तो इसमें मुद्दा क्या है? इसका अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो सीधा मुद्दा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मतलब तुम्हारा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेना, मतलब वो ज्यादा कंफर्टेबली नहीं ले पाएगा, और रेदर क्लोरीन ले लेगा। तो क्लोरीन इधर आ जाएगा और फ्लोरीन इधर चला जाएगा। क्लोरीन में क्या होगा? क्लोरीन बोलेगा कि मेरे पास तो खाली जगह है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम फ्लोरीन से क्लोरीन तक जाओगे, तो उधर न्यूक्लियस उतना ज्यादा अट्रैक्ट तो नहीं करता है, तो वो क्लोरीन इजिली ले लेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद तो ये क्वेश्चन क्या ही क्वेश्चन है, पूछा है कि वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है? पहले चेक करना, पहले हक्कल में मत जाना, पहले देखना प्लेनर स्पीसीज है कि नहीं। सेकंड क्या देखना? सेकंड देखना है कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखने के बाद तुम जाओ हकेल हकेल रूल्स पे, हकेल रूल पे। और हकेल क्या बताता है कि अगर तुम्हारे पास 4n5 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हारे पास होगा एंटी एरोमेटिक। और तुम्हारे पास अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये सब चीजें तुम इग्नोर कर दोगे, मुझे भी पता है, क्योंकि देखोगे भैया हो रहा है, हकेल रूल लगा दो। पर जब अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, तो खत्म हो जाओगे। तो इसमें आएगा एरोमेटिक। ठीक है। और नॉन प्लेनर अगर कोई होगा, नॉन प्लेनर कोई होगा, तो उसमें आएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है। और ये जो ये इसको क्या बोलते हैं? साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। साइक्लो टेट्राइन। ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप ना ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है। ये नॉन प्लेनर स्पीसीज है, याद रख लेना अच्छे से, नॉन प्लेनर स्पीसीज है। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और बाकी सब में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मतलब ये दोनों तो एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक कौन आ रहा है? ये आ रहा है। इसमें क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑर्डर इज ब्यूट टू इन। अब सिस ट्रांस तो कुछ नहीं बोला है, तो नॉर्मली लिख दो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ऐसे तो ये लिखना तो बहुत गलत है। थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को रिस्पेक्ट कर दो, मैं ट्रांस ही ले लेता हूँ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ब्रोमीन होता है।
और ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या करता है? एंटी एडिशन शो करता है। अब एंटी एडिशन क्यों शो करता है? मतलब छोटा सा कंसेप्ट है। मतलब एक मिथाइल आएगा, अब ब्रोमीन क्या होगा? ब्रोमीन ना ऐसा होता है, ब्रोमीन ब्रोमीन। अब ये देखो, हमेशा क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगा? जो रिच है वो गरीब को डोनेट करेगा, जो गरीब है वो रिच को डोनेट नहीं कर सकता है। तो सीधा मुद्दा कभी ना, ये एडो क्या होता है? एडो इलेक्ट्रॉन, हम केमिस्ट्री में एडो का यूज क्यों करते हैं? एक शो करने के लिए कि क्यों, क्या कौन सा तरफ जा रहा है। ऐसे तो मतलब सीधा मुद्दा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के एरो की तरह जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एल्किन के अप्रोच में, एल्किन जब पास आएगा, ये ब्यूट 2 इन जब पास आएगा ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन को थोड़ा सा पोलराइज कर देगा। अगर पोलराइज करेगा तो उसके पास डेल प्लस और डेल नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज पास में आएगा तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, तो दूसरा वाला ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये सामने वाला प्लस आ जाएगा। और जब भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, जब भी थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाए ना, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? ये ब्रोमीन से ऐसे स्पीशीज बना देगा। ठीक है, ये इसको हम लोग ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं। ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं कि मान लो ये ना ऊपर के साइड हो, मतलब तुम्हारा पॉजिटिव साइड, मतलब अबव द प्लेन में, इस इसको पूरा एक प्लेन में मान लो, मतलब जो बोर्ड के प्लेन, जैसे विज्ञान शास्त्र का बोर्ड है ना, उस बोर्ड के प्लेन में तुम मान लो एल्किन को, और उसके ऊपर आया ब्रोमीन, तो उसके पास अगर इस पे अटैक किया तो ये तो निकल गया एज ए क्या, माइनस का फॉर्म में। तो ये कहाँ से अटैक करेगा? ये नीचे से इधर भी अटैक कर सकते, इधर भी सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं। तो बनेगा क्या? मिथाइल। मान लो इधर से अटैक किया तो इधर, पीछे से अटैक किया तो इधर ब्रोमीन है, इधर मिथाइल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा Na NH2, और वो भी एक्सेस कंडीशन में। अब Na NH2 मतलब क्या है? देखो, Na प्लस NH2 माइनस एमोनिया से डेरिवेटिव होता है ना, तो NH2 है। सीधा मुद्दा है, अगर थर्मोडायनामिक फेवरेबिलिटी के लिए क्या होता है, फिर तुम्हें कोई गैस प्रोड्यूस करना है जिससे कि एंट्रोपी बढ़े, थर्मोडायनामिकली रिएक्शन स्टेबल हो। तो Na NH2 माइनस, जब NH2 माइनस है तो सीधा बात है कि वो एमोनिया बनाना चाहेगा। तो इधर से क्या करेगा? पहली बात तो ये अबव द हाइड्रोजन है, तो इससे हाइड्रोजन लेगा, इसको करेगा ये हाइड्रोजन, तो ये वन टाइप ऑफ इॉन सीवी से भी जाता है, या फिर तुम E2 भी मान सकते हो। ये थोड़ा सा अजीब रहता है रिएक्शन। तो इसमें जो होता है कि मिथाइल ये बना देगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर से उठाएगा और एक हाइड्रोजन इधर से उठाएगा। E2 रिएक्शन ही मान सकते हो, क्योंकि ये एक तो एंटी एडिशन हो रहा है, तो E2 होगा एंटी एडिशन, क्योंकि E1CP के लिए ना थोड़ा सा वो होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन E1CP हो जाता है। तो ये बनेगा, क्योंकि एक बार इधर से करेगा और इधर से एक बार इधर से करेगा, तो दोनों बार दो बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहे हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद हुआ है कुचेरॉव रिएक्शन। कुछ नहीं है कुचर ऑफ रिएक्शन, जो कि ऑक्सीमार्क्यूटेशन डिरेक्शन मार्क्यूटेशन होता है ना। अगर ऑक्सीमार्क्यूटेशन डिमार्क्यूटेशन को तुम एल्काइंस के लिए लिख दो तो वो हो जाता है ऑक्सीमार्क्यूटेशन डिमार्क्यूटेशन, डिमार्क्यूटेशन। और ऑक्सीमार्क्यूटेशन डिमार्क्यूटेशन को जब तुम एल्काइंस के लिए लिख दो तो वो हो जाता है कुचर ऑफ रिएक्शन। तो कुचर ऑफ रिएक्शन में सीधा क्या होगा? इधर एक आएगा तुम्हारा एक मिथाइल, तो इसमें पहले एक डबल बॉन्ड हट के Hg2+ आएगा। तो ऐसे करने के बाद तुम्हारा H2 वाटर आएगा, वाटर आके इधर अटैक करेगा, ठीक है, और ये खुल जाएगा। मतलब ये एक सॉरी इस साइड से खुलेगा। ठीक है, तो और उसके बाद फिर और एक डबल बॉन्ड है, फिर एक और Hg2+ आएगा, फिर एक वाटर बनाएगा। तो लास्ट में होगा क्या? लास्ट में ये OH और मिथाइल ये बनेगा। और ये Hg2+ हटता कैसे है? NaBH4 से। कौन सा स्टेप से? डीमार्क्यूटेशन स्टेप से। डीमार्क्यूटेशन स्टेप से हट जाता है, तो इससे बनता क्या है? मिथाइल, ये CH2 CH3। ये तुम्हारा होता है फाइनल आंसर। तो ये होता है फाइनल आंसर। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो होता है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टेटमेंट वन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए कंपाउंड विद पॉजिटिव टॉलेंस स्टेट। पॉजिटिव टॉलेंस स्टेट कौन देता है? जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि ये इस्तेमाल ही किस लिए होता है? एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन के लिए होता है। ठीक है,
तो देखो पहला रिएक्शन, पहले तो रिएक्शन देख लो। पहले रिएक्शन में क्या बोला है, दोनों सेम कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं। ओ एच ओ एम ई। तो इसमें अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जब रिएक्ट करते हैं ऐसे कंपाउंड से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हो ना, मतलब पहले तो देखो वो एल्डोल शो करेगा या फिर तुम्हारा मैकेनिज्म शो करेगा। और एल्डोल शो करने के लिए सीधा मुद्दा है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो इसमें तो कुछ नहीं प्रेजेंट हो। तो इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तो बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब बेंजीन डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये कैनिजारो शो करेगा, और कैनिजारो में क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। तो ये COO माइनस Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इंटैक्ट है उसे इंटैक्ट रहने दो, OMe प्लस CH2 OH, ये OMe, ये OH। ठीक है। तो देखो कुछ लोगों का दिमाग में, पहली बात तो देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगा, कुछ बच्चों का दिमाग में लगेगा कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो पहली बात तो इधर CHO है। मैं थोड़ा सा ना उल्टा बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। इधर CHO को ऐसे मान लो। तो पहले OH माइनस जाके इधर नहीं अटैक कर देगा? हाँ करेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला अटैक वही होता है। मैं बोलता हूँ ना, पहले सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है। कुछ भी चेन रिएक्शन हो जाए वो बहुत बात का बात होता है। पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर कोई चीज नहीं होता, क्योंकि वो सबसे फास्ट होता है। क्योंकि रिएक्शन हमेशा ना, थर्मोडायनामिक जितना भी स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन हमेशा पहले काइनेटिक को ही मौका देता है। तो अगर पहले काइनेटिक्स को ही मौका देता है, तो पहले एल्डिहाइड आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आके ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल सेंटर पर अटैक कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अगर करेगा भी ना, ये मान लो तुम्हारा ग्रुप था, तो उसमें OH माइनस जब आएगा इसमें अटैक करेगा, ये खुलेगा O माइनस OH, ये हाइड्रोजन था, इसमें ग्रुप था। ठीक है। तो ये तो मीडिया से और एक H प्लस लेगा, फिर OH बनेगा, ये OH बन रहा है, ये हाइड्रोजन बन रहा है। तो ये फिर से क्या बनाएगा, ये दोनों OH एक साथ नहीं होगा तो इससे वाटर निकल जाएगा, फिर से एल्डिहाइड ही देगा ना। तो मुद्दा ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH माइनस जाके एल्डिहाइड ग्रुप में अटैक कर देगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन वर्क करता है, और OH माइनस से, ये तो OH माइनस से इधर O नेगेटिव बना भी देगा, तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखो ये दोनों, एक तो बन रहा है हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बन रहा है अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों तो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया। तो और स्टेटमेंट 2 में अगर आओ, तो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सेल्फ कंडेंसेशन, इसके लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो स्टेटमेंट बहुत इनकरेक्ट है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। हाँ, टोटल टोटल 20 क्वेश्चन है, अभी सेवेंथ क्वेश्चन पे है, थोड़ा जल्दी करते हैं। Arrange the following order in the decreasing order of the rate of hydrolysis in the presence of acid as a catalyst. एसिड कैटालाइज्ड का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोला है। अब देखो एसिड कैटालाइज्ड का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर है, वाटर किस में टूटता है, H प्लस OH माइनस में टूटता है। तो ये OH माइनस जो है ना, हाइड्रोलाइसिस मतलब वो अगर पहले तो कार्बोनिल सेंटर है, तुम्हारा सबस्ट्रेट में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होने के लिए तुम्हारा सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होता है। तो तुम्हारा सबस्ट्रेट में अगर सामने एल, तुम्हारा, हाँ, ये एल्डिहाइड या फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ग्रुप मान लो कि R1 R2 है। ठीक है, R1 R2 है, R1 R2 है। तो इसमें क्या होगा, पहले ऑक्सीजन, पहले होगा क्या, मतलब ये हाइड्रोलाइसिस वाइड्रोलाइसिस छोड़ दो, ये दोनों कंपाउंड को अगर मैं घुसा दूं एक रिएक्शन चेम्बर में, तो इसमें इसमें क्या होगा, क्या इसमें होगा ये कि तुम्हारे पास कीटोन है। तो मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसके पास ऑक्सीजन के सामने है एक लोन पेयर, तो ये H प्लस सामने देखेगा, तो ये H प्लस को दे देगा। जब भी वो H प्लस को दे देगा, देखो R2 R1, जब भी वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ऑक्सीजन का माथे पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब अगर जैसे कि मुकेश अंबानी ने शादी कराया था, शादी कराने के बाद उसको 2000, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे, फिर भी 2000, 5000, 5000 करोड़ का एक वो हुआ था। तो उसके पास, मुकेश अंबानी के पास 5000 करोड़ का एक डेफिशिएंसी हुआ। तो वो डेफिशिएंसी वो किससे खींचेगा, जैसे कि
सामने वाले से खींच लेगा। अगर सामने वाले से वो खींच रहा है, तो सामने कौन प्रेज़ेंट है? सामने प्रेज़ेंट है कार्बन, तो ये कार्बन से खींचेगा और कार्बन के बगल में R1 R2 है, तो वो बोलेगा कि R1 R2 को भी देने के लिए, उसको स्टेबिलाइज़ करने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ रेट हाँ, अब ये तो हो गया मुद्दा। OH माइनस भी प्रेज़ेंट है, अब OH माइनस बोलेगा मैं तो इधर अटैक कर दूँगा, तो ऑक्सीजन पूरा सैटिस्फाई हो जाएगा। अब ऑक्सीजन से OH माइनस जब अटैक करेगा तब कंप्लीट होगा मेरा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए मेरा H प्लस भी जितना होना प्रेजेंट होता है OH माइनस का भी मुद्दा प्रेजेंट होता है। तो H प्लस तो अपना काम कर दिया ऑक्सीजन को एक्टिवेट करके। उसके बाद आता है OH माइनस का काम। तो OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस अटैक कौन सा पोजीशन में कर रहा है? OH माइनस कर रहा है इधर अटैक। अगर OH माइनस इधर अटैक कर रहा है तो सीधा क्या है? OH माइनस अटैक करेगा। H माइनस इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखो, OH माइनस है तो एक नेगेटिव चार्ज ना, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज में। तो जितना ज़्यादा मेरा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उसको, उतना जल्दी से वो अटैक कर देगा। देखो, एक मतलब सामने वही है ना कि एक नेगेटिव चार्ज जाके पॉजिटिव चार्ज को अटैक कर देता है। अगर पहले तो पॉजिटिव चार्ज दिखना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज दिखेगा कैसे? पॉजिटिव चार्ज दिखे मतलब अगर देखना चाहता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज, तो उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच कर दो। तो जितना उस वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा तो उधर डेफिशिएंसी बढ़ के दिखेगा। तो इधर क्या है क्लोरीन है, इधर OCH3 है, ये ग्रुप है। इधर OCH O ये है और ये एमीन है, ठीक है? ये चारों तो ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो पहले एक-एक करके ग्रुप देखो। एक-एक ग्रुप करके देखो तो क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? ये सीधा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर देगा, ठीक है? क्योंकि इसका जो क्लोरीन हैलाइड्स के लिए इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेदर देन रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से वो क्लोरीन खींचेगा। और इधर क्या है OCH3 ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करना चाहता है, डोनेट करेगा थोड़ा बहुत, इधर भी करेगा, ठीक है? इधर डोनेशन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इधर भी डोनेशन हो रहा है, इधर भी डोनेशन हो रहा है। मगर इसमें देखो, इसमें तो ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो डोनेट करूंगा भाई, क्योंकि इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन दोनों भाई भाई में तो प्यार है। तो ये बोलेगा कि मेरे ऊपर जब इस ऑक्सीजन के ऊपर डेफिशिएंसी आया, तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मैं इस ऑक्सीजन का पूरा इस पाई बॉन्ड को तोड़ के वो ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करूंगा, तो ये ऑक्सीजन तो पूरा दे देगा, इधर भी नाइट्रोजन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर क्लोरीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन तो देगा ही नहीं। तो रेट सबसे अगर हाई हुआ तो क्लोरीन के वजह से पहले हाई होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद इस बार दोनों तरफ डोनेशन हो रहा है तो ये थोड़ा सा कम दे पाएगा, ठीक है? उसके बाद बी आता है, उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तुम्हें अच्छे से पता है, नाइट्रोजन ज़्यादा डोनेशन करता है, ऑक्सीजन कम डोनेशन करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उससे सोच लो। तो अगर नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन ज़्यादा डोनेशन करता है वो तो लास्ट में चले जाएगा। इसमें ये मत दिमाग लगा देना कि ईथर ये कि CH2 CH3 ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से दे देगा, उससे कुछ नहीं होता। रेजोनेंस ऐसा फैक्टर है, मतलब लोन पेयर ही होता है। ठीक है? वो बहुत माइन्यूट फिनोमेना होता है। ठीक है? ABCD इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम फॉर्म्स द लीस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे समझ लो कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अगर ये सीधा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को ना तुम हमेशा कार्बोकैटायन से साथ डील कर लो कि जहां कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उधर मेरा फ्री रेडिकल भी स्टेबल होगा, जहां कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा उधर मेरा फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होगा। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो इस हिसाब से क्या होगा? मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल और लीस्ट स्टेबल कहाँ होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन देखो, एक तो है 3 डिग्री 4 डिग्री, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर हाइब्रिडाइजेशन का देखो sp हाइब्रिडाइज्ड में तुम्हें अच्छे से पता है परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना रहता है 50%, और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कितना रहता है 50%। मतलब और जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रहेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब फ्लोरीन की तरह मान लो। फ्लोरीन क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन चाहता है, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करेगा? उसके वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में
तो अगर फ्री रेडिकल गलती से भी बन गया जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड हो, वो तो मार डालेगा। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा पोजीशन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये तो गलत होगा कि फर्स्ट जो होगा वो तो लीस्ट स्टेबल बनाएगा, और मोस्ट स्टेबल कहाँ बनेगा? जहां पर जो देख रहा है कि चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन मेरा आ रहा है। तो इधर देखो, अगर सेकंड पोजीशन में मैं फ्री रेडिकल बनाया, तो इसमें तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको स्टेबल करने के लिए वन अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। अगर थर्ड पोजीशन में बनेगा, तो इसको स्टेबल करने के लिए 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। मतलब ये 2, ये 2, ये 3, और फोर्थ को स्टेबल करने के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि पहला तो आता है एरोमेटिसिटी, तो इधर कुछ एरोमेटिसिटी है नहीं, रेजोनेंस वगैरह है नहीं, मेसोमेरिक वगैरह है नहीं। तो उसके बाद क्या आता है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उसके बाद आता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी कौन दिखाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी दिखाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो क्या होगा? 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन। थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ऑल नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। देखो, काइरल सेंटर का कॉन्सेप्ट मैं अभी वो नहीं बताऊंगा। सीधा मुद्दा क्या है, जो कि प्लेन, देखो, वो गलती होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर चारों ग्रुप अलग-अलग हुआ, तो वो, मतलब चारों ग्रुप अलग-अलग होना एक नेसेसरी कंडीशन है काइरलिटी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। काइरलिटी का सीधा मुद्दा है, जो कि काइरलिटी का जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करे उसके पाथ से। जो डेविएट करते हैं वो काइरल सेंटर होता है। अगर ये काइरल सेंटर, तो कि हेलिकल सिस्टम जो होता है, या फिर मैं इस सेंटर जो कि है, तो ये तो दोनों तरफ ये ग्रुप सेम है। तो ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स होना इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर काइरलिटी। तो काइरलिटी जब तुम पढ़ोगे ना, थोड़ा सा अलग नजरिए से देखना, वो ज्यादा बेटर होता है। इधर एक काइरल सेंटर है, इधर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं होगा। एक ग्लाइसिन में क्या होता है? एक तो CO माइनस, एक NH2 प्लस, दोनों ग्रुप, और ये हाइड्रोजन आ रहा है। तो एक तुम बोलोगे भैया अबव द प्लेन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चारों चारों तरफ है, इधर से कोई एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ग्लाइसिन छोड़ के, कि कोई दोनों ग्रुप सेम नहीं होगा। इधर R1 R2 की जगह R1 R2 ये हाइड्रोजन होता है, और ये किस में होता है? सिर्फ ग्लाइसिन में ही होता है। तो अगर सिर्फ ग्लाइसिन में ही होगा, तो ग्लाइसिन क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, और बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होगा ग्लाइसिन को छोड़ के। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और बोला है कि ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द। अच्छा, अच्छा, all amino acids are optically active. In light of this statement, choose the most appropriate option. Sorry. All naturally occurring amino acids are optically active except glycine. तो सही है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। और बोला है ऑल एमिनो नेचुरली ऑकरिंग में तो जो 20 आता है, वो 20 में से तो और कोई नहीं होगा। और ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल एमिनो एसिड्स माने, मतलब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक सेकंड। मतलब उसमें तो नेचुरली, अगर नेचुरली घुसाएगा, तो उसमें तो क्या होगा? उसमें ग्लाइसिन भी आ रहा है। ऑल नेचुरली occurring amino acids are optically active। हाँ, तो ये तो मुझे लगता है जहाँ से अगर ग्लाइसिन को कंसीडर करेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। ये कुछ और भी हो सकता है, मगर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम। ये क्वेश्चंस ना मेन ग्रुप का बेसिक क्वेश्चंस होता है, तुम्हें भी पता है कि जहां पर जितना ज्यादा, पहले क्या होता है? BAl, GaIn, ठीक है। ये ग्रुप 13 है, तो इसमें क्या होता है? पहले बोरॉन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है। अगर ये तीनों को ही मैं बस कंसीडर करूँ, तो अगर जितना ज्यादा तुम जस्ट 2p से जब तुम इसमें गैलियम में घुसोगे, तो 3D इंसर्ट हो रहा है। 3D सबशेल इज इंसर्टेड,
और 3D का क्या होता है, पोर शील्डिंग इफेक्ट। जब जितना ज्यादा वो पोर, जब तुम क्या कंसीडर कर रहे हो, मेटेलिक रेडियस कंसीडर कर रहे हो, जब पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा तो पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाने की वजह से क्या होगा, पोर शील्डिंग इफेक्ट की दिखाने से वजह उसका जो जेड इफेक्टिव होगा वो बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जो गैलियम का साइज होता है वो गिर जाता है एल्यूमिनियम से, ठीक है। और उसका साइज में लिख के लाया हो, ये गैलियम का ना, ये होता है गैलियम का, एल्यूमिनियम का होता है 143 पिकोमीटर, और ये गैलियम का होता है 135 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा जब आयनिक रेडियस, और ये सब कुछ तब वैलिड होता है, तब तक ये दिखा पाता है जब तक जेड इफेक्टिव कंपेटिबल हो। और जब तुम एक इलेक्ट्रॉन को भी हटाओगे ना, आयोनाइजेशन एनर्जी यूज करके 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो तुम्हारा ये फोर शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, थोड़ा सा ये सब कुछ हट जाएगा। ये सीधा मुद्दा ऐसा आएगा, V3+ का घटिया होगा Al3+ से, उससे Ga3+ का। तो इधर Ga3+ का जो वो आता है, वो होता है 62 पिकोमीटर, और एल्यूमिनियम 3 का आता है 53.5 पिकोमीटर, ठीक है। ऐसे तो ये नेसेसिटी नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखने का कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी लिख देता हूँ। तो स्टेटमेंट मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस, ये तो गलत स्टेटमेंट है, और एनोनिक रेडियस इज लेस, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। तो इसके बाद आता है which of the following HCF2, NH3, NF3, ClF3, SF4 and SO2 compound having non-zero dipole moment and central atom having maximum lone pair of electrons respectively are। तो इसमें अगर बोला है कि HCF2, तो HCF2 में क्या होगा, HCF2 एक एक स्ट्रक्चर बना लो ना, खत्म करो। फ्लोरीन कहाँ रहना पसंद करता है, एक्सियल पोजीशन में, तो एक्सियल पोजीशन में भेज दिया। हाँ, इसको हॉरिजॉन्टल मतलब इसको एक्सियल, एक्सियल क्या होता है, जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो एक्सियल रहता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर तो ये है। अब देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, बस इसका अगर शेप बोलूं तो इसका शेप क्या है, लीनियर है। अगर लीनियर है तो इसका जीरो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि जितना फ्लोरीन खींचेगा उतना भी फ्लोरीन ही खींचेगा, दोनों सेम तरफ है, दोनों मतलब एक दूसरे का तरफ है, तो क्या होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। इसका तो जीरो डाइपोल मोमेंट हो रहा है। और क्या बोला है कि सेंट्रल एटॉम में मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोन पेयर, इसका लोन पेयर कितना है, 3 है। उसके बाद और कंपाउंड देख लो, एमोनिया, एमोनिया का स्ट्रक्चर में क्या ही एमोनिया का स्ट्रक्चर लिखूं, NH3, इसका लोन पेयर कितना हो रहा है, एक। और उसके बाद NF3, NF3 में भी सेम स्ट्रक्चर होगा। और लोन पेयर सेंट्रल एटम बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स रेस्पेक्टिवली, वो किसमें है, सेंट्रल एटम में। ये फ्लोरीन का लोन पेयर्स भी काउंट मत कर लेना कि तीनों फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, एक एक फ्लोरीन में 3 होता है, तो 3 फ्लोरीन का 9 आ गया, और अमोनिया मिला के 1 हो गया, 10 हो गया। तो इसमें भी एक ये है। उसके बाद ClF3 आता है। ClF3 मतलब फ्लोरीन, एक फ्लोरीन गया, एक फ्लोरीन गया, एक फ्लोरीन गया, इधर आएगा एक लोन पेयर, इधर आएगा एक लोन पेयर, तो इसका दो लोन पेयर है। उसके बाद SF4 है, तो एस के पास वैलेंस शेल में कितना है, 6, तो ये क्या बनाएगा, सीसॉ, ठीक है। इसके पास भी एक लोन पेयर है। इसके बाद आता है SO2, तो SO, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल काउंट करो, स्ट्रक्चर बना लो। अब देखो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किसके साथ हो रहा है, अच्छा, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब XgF2 छोड़ के सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जितना भी दे रहा है, ये क्या देगा, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें देख लेना, इसमें नॉन जीरो हो रहा है सब में। इसके बाद क्या होगा, सेंट्रल एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये तो 3 हो रहा है, क्योंकि इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें दो, एक एक, तो इसमें 3 हो रहा है, मतलब XgF2 बगल में हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एक्स 4b, ए इज ए पी ब्लॉक ग्रुप एट 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट मतलब तुम्हारा लास्ट ग्रुप 18 इनर्ट गैस फैमिली का, इनर्ट गैस फैमिली मेंबर। और अगर ना भी दिया हो ना, इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, जेनॉन ही कंपाउंड बनाता है, जेनॉन छोड़ के अब तो कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है। तो इसका ना सीधा मान लो कि जेनॉन ही हो सकता है। तो AX4B में X इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, X मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन होता है। क्योंकि पॉलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल से हमें पता है एक्स का वैल्यू क्या आता है, 4.0 आता है, ठीक है। तो ए क्या है, ए हो गया तुम्हारा जेनॉन, और तुम्हारा X4 है, मतलब 4 फ्लोरीन है, XCF4,
एंड बी इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन होता है? XeF4O का, मतलब XeOF4 का पूछा है। ठीक है, तो XeOF4 का क्या होगा? तुम चारों, ये इसका कितना आ रहा है? 8, 8 में से 8, इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो फ्लोरीन ले गया, 2 ऑक्सीजन ले गया, मतलब एक लोन पेयर रहेगा। तो कैसे बनाओगे? 4 फ्लोरीन को प्लेन में भेज दो, एक को डब्बे से ऊपर उठा दो, तो ये एक प्लेन में आ गया, एक लोन पेयर नीचे भेज दो और एक ऑक्सीजन को ऊपर भेज दो, तो मतलब मिनिमम रिपल्शन के लिए। तो इसमें अगर तुम देखोगे, इसका इसका शेप देखोगे, तो शेप में तो लोन पेयर काउंट नहीं होता। तो शेप में अगर लोन पेयर काउंट नहीं होता, तो इसका जो शेप आता है वो आता है स्क्वायर पिरामिडल। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि Mn3+, ये क्वेश्चन तो सबसे घटिया क्वेश्चन है, मतलब कौन, क्या बेहुदा क्वेश्चन है कि among FeMnCO और chromium having highest value of E0 of standard reduction potential। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो तुम्हारा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है, उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू आता है वो ना, वो क्रोमियम का आता है, वो क्रोमियम का आता है, ये मुझे भी पता नहीं था। Cr3+, क्रोमियम 2+, वो सीरीज से आता है, सीरीज से उसका वैल्यू, मतलब वैल्यू मुझे याद नहीं, वो सीरीज तो याद है, बस 1.97 वोल्ट इसका आता है। तो बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा Cn6 3-, तो इससे तो Cr3+ ही आता है। सॉरी 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 सॉरी, ये कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा, तो मतलब कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ में पूछा है कि इजी सेट में, इजी सेट मतलब जब कोबाल्ट 3+ में, कोबाल्ट 3+ मतलब D6 इलेक्ट्रॉन्स, तो कोबाल्ट 3+ और साइनाइड है, साइनाइड मतलब ये क्या दिखाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करेगा, और 3+ में कोबाल्ट 3+ साइनाइड के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड शो करता है। तो ये अगर ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है, तो ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज में ये होता है T2G, ये होता है EG। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को नीचे रख दो, तो इजी सेट में कौन कितने इलेक्ट्रॉन से? 0 इलेक्ट्रॉन से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा एक सेकंड, हाँ, सीधा क्या बोला है कि एक पेयरिंग एनर्जी पी, ये ग्रेटर होता है डेल ओ से, देन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एंड पी ग्रेटर देन डेल ओ से, देन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। देखो, इसमें थोड़ा-सा ना बच्चों को डिफ़िकल्टी आता है कि कौन-सा ऊपर जाएगा, कौन-सा नीचे आएगा, मतलब कौन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हुँ, तो क्या है? पेयरिंग एनर्जी, देखो ये याद रखना, हमेशा ऐसे ही याद रख लेना। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर डेल ओ बहुत ज़्यादा हो ना, डेल ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी भूल जाओ। अगर डेल ओ बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा? हाँ, कंपैरिजन में डेल ओ को क्या लगता है? पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होना पड़ता है, तो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके तो ये इधर जाएगा नहीं, तो हमेशा क्या फॉर्म करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जब डेलो ज्यादा हो तब भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ये सिंपल मुद्दा है कि डेलो अगर ज्यादा हुआ तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसमें क्या देखो, डेलो दिख रहा है कि इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेलो, तो देन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फाउंड, एंड पी ग्रेटर देन डेलो, देन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होता। और टेट्राहेड्रल केस में ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये वैलिड है। ठीक है, जब तुम्हारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तुम्हारा डेल टी लेस देन पी, मतलब ऑलवेज, ऑलवेज क्या बनता है? उधर उधर तुम्हारा ये सब कॉन्सेप्ट कुछ काम नहीं करता, उधर हाई स्पिन ही बनेगा। कभी लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सुना हो? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ठीक है, तो डेल्टा टी सीएफएसी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2, अच्छा स्टेटमेंट 2 इतना ही था, डेल्टा स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फाउंड। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड में। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ये तो सीधा मतलब न्यूमेरिकल टाइप का ही है, और तो इसमें क्या है, इसमें सेक्शन में 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करना पड़ता है, तो पांचों में से मैं रिकवर कर सकता हूँ, ये कोई कुछ नहीं है,
जितने भी कंपनीज है तो वो जॉट डाउन किया हो और मैं उधर से ही मतलब छाप के लिया हो क्वेश्चंस। मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, मतलब इधर ऐसे लिख लो पी ए नॉट कितना बोला है, 200 मिलीमीटर एच जी। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। और बोला है 1 मिलीलीटर ऑफ, तो मोल्स ऑफ ए क्या है, 1 मोल। और मोल्स ऑफ बी कितना बोला है, 3 मोल ऑफ बी। ये तीनों, ये सबको मिक्स किया है, मिक्स करने के बोला है टोटल प्रेशर। ये क्या है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो पीटी क्या होगा, पीटी तुम्हें पता है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। और ये एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये अगर मोल फ्रैक्शन है तो तुम्हारा टोटल प्रेशर कितना आएगा। और अच्छा, टोटल प्रेशर बोला है 500 मिलीमीटर एच। तो ये 500 इज इक्वल टू एक्स है, और एक्स से क्या है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो एन ए क्या है, 1/3, मतलब 1/4, तो 1/4 इंटू पी ए नॉट कितना दिया है, 200, प्लस 3/4 इंटू, और एक्स बी कितना होगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये कितना आ रहा है, 3/4 ही तो आ रहा है ना। तो 3/4 इंटू इसका एक्स, मतलब पी बी नॉट। तो यही होता है ना। तो 1/4 काट के ये 50 आएगा, मतलब 450 इज इक्वल टू 3/4 इंटू पी बी नॉट। तो पी बी नॉट कितना आएगा, 4 इंटू 450/3, 150, 600। तो पी बी नॉट इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर एच। 600 मिलीमीटर एच। तो पीवी नॉट जो आ रहा है वो आ रहा है 600 मिलीमीटर एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 600। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन तो रिपीट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्टेड विद HCl देन मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मैंने ये सीखा हो कि हमेशा कोई रिएक्शन को, जब भी एक रिएक्शन को फॉलो अप करना है, तो रिएक्शन को फॉलो अप करने के लिए सबसे पहला मुद्दा क्या करना पड़ता है, सबसे पहला मुद्दा होता है कि हमेशा मोल्स में कैलकुलेट करो। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड आनेगा। तो रिएक्शन को पहला तुम्हारा क्या होता है, और उसके साथ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उसके बाद साथ वाटर निकलता है। तो अब तुम पहले तो बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाओ, तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बोनेट 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन हो गया, तो हो गया बैलेंस। तो इधर बोला है कि 100 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बोला है 0.9 मोल, 0.9 मोल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम पहले देखो, पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है, पहले कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम से तुम्हें मॉलिक्यूलर, और हाँ, ये तो मोल्स का छोड़ दो, वो तो बाद में देख लेंगे। तो पहले तुम्हें 100 ग्राम से मोल्स निकलना पड़ेगा। मोल्स निकलने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कितना आता है, 40 प्लस 12 प्लस इधर 48 आ रहा है। तो टोटल आ रहा है 100, 100 ग्राम मोल इनवर्स। तो इधर अगर 100 ग्राम मोल इनवर्स है, तो इसका अगर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखो तो कितना आ रहा है, 100/100। ये ग्राम था, ये ग्राम मोल इनवर्स था। तो ऊपर जाके मोल्स, तो 1 मोल। तो इसका 1 मोल दिया है, ठीक है, और इसका 0.9 मोल्स दिया है। तो 1 मोल्स और 0.9 मोल से तुम्हें पता है कि इसका 1 मोल इसका 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। तो ये तुम्हारा HCl क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट दिया है ना। तो इसका 0.19 मोल्स, इसका कितना मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का 0.19/2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा। और ये इसका 1 मोल, इसका 1 मोल फॉर्म करता है, तो इसका कितना मोल्स फॉर्म हो रहा है, 0.19/2 मोल्स। तो इसका फॉर्म हो रहा है 0.095 मोल्स। तो 0.095 मोल्स मतलब 95 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ये था 0.09 मोल्स इंटू 95 इंटू 10⁻³। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 95 होगा। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट इफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो, इसमें एक गलती तो, पहली बात तो हो सकता है कि जब तुम रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है ना, रेट कांस्टेंट कैसे होता है, कि रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n, और टाइम इनवर्स। ये ना रेट कांस्टेंट का होता है। बहुत बच्चों से मैं सुना हूँ ये गलती करके आया है कि उसने स्लोप ऑफ द ग्राफ दिया है। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ और रेट कांस्टेंट का अलग चीज है। तुम ज्यादा दिमाग लगा के मीटर इनवर्स मिनट इनवर्स को
रेट कांस्टेंट पे लगा के उससे तुम ऑर्डर निकल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? कन्फर्मेशन के लिए ना थोड़ा-सा मतलब इस क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी बनाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो गलती हो जाता है नहीं तो। तुम्हें अगर देगा ज़ीरो ऑर्डर, नहीं तो देगा फर्स्ट ऑर्डर, नहीं तो देगा सेकंड ऑर्डर, इसमें इन तीनों में ही घुमाएगा। इन तीनों में ही अगर घुमा रहा है, तो टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा है, ठीक है? अब टी हाफ अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर बोलो तो सॉरी लास्ट ज़ीरो ऑर्डर बोलो तो A इज़िकल टू A नॉट माइनस KT, और टी हाफ पूछोगे तो ये A नॉट बाई 2 होगा, A नॉट माइनस के टी हाफ। तो टी हाफ कितना आएगा? टी हाफ आएगा तुम्हारा A नॉट बाई 2 के, ठीक है? और तुम ये तो तुम्हें पता है, और टी हाफ अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई के, वो तो कांस्टेंट होता है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? उसका ग्राफ तो सीधा आएगा। तुम्हें बस दिक्कत तो तुम्हें ये होगा कि ये जीरो ऑर्डर होगा या फिर सेकंड ऑर्डर होगा। अगर सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला है 1 बाई ए इजिकल टू 1 बाई ए नॉट प्लस के टी, ठीक है? और अगर तुम मैं बोलूँ तो 1 2 बाई ए नॉट होता है 1 बाई ए नॉट प्लस के टी हाफ। अगर मैं हाफ ऑर्डर के लिए करूँ, हाफ से क्या बोल रहा हूँ, हाफ ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का टी हाफ निकालो, तो इसका होता है 1 बाई ए नॉट इजिकल टू के टी हाफ। तो टी हाफ क्या होता है? 1 बाई ए नॉट के। तो इधर से तो टी हाफ और आ, वन टी हाफ ए नॉट के साथ इनवर्सली रिलेशन होता है, तो इधर से तो तुम्हें दिख रहा है कि सीधा ये जीरो ऑर्डर हो फॉलो हो रहा है। तो इधर से क्योंकि इसके तुम जब तुम निकालोगे कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो इधर जीरो है, और स्लोप क्या होता है, तो इधर से जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप कितना आ रहा है, ए नॉट बाई सॉरी 1/2 के स्लोप आ रहा है तुम्हारा 1/2 के, ठीक है? अगर स्लोप 1/2 के आ रहा है, अब पूछा क्या है? पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट्स, तो इसका क्या है? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो ये तो फॉर्मूला है ना। अब 1/2 के इज इक्वल टू 79.62 मीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, सॉरी मोलर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो के कितना आएगा? के का आ रहा है 1/2 इंटू 79.62, ठीक है? यही तो आ रहा है। और तुम्हें पता है ए इज इक्वल टू ए नॉट कितना दिया है? ए नॉट दिया है 2.5, तो ए इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1/2 इंटू 79.62 इंटू टाइम कितना दिया है? टाइम तुम्हारा दिया है 10 मिनट, 10 मिनट, और ये 10 मिनट मिनट कट जाएगा, लास्ट में तो मोलर में ही आएगा आंसर। तो अगर मोलर में आ रहा है तो इसका आंसर क्या क्या आएगा? जस्ट सेकेंड, 2 डिवाइडेड बाई 79.62, तो इसका आ रहा है 0.062, तो 2.5 माइनस तो 2.43, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2.43, तो 2.437, तो 2.44 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो इसका जो कंसंट्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 2.43। अगर इंटीजर में पूछा तो 2 लिख दो, ठीक है? तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन पीटी QH2, तो प्लेटिनम QH2 उससे क्या आ रहा है? उससे QH प्लस कितना है? 0.1 मोलर, और उससे रिएक्शन जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पार्ट है, और Ag प्लस जो कि है 1 मोलर, वो रिड्यूस हो रहा है सिल्वर में। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो तो वो OHF मतलब जो भी है तुम बोलोगे, तो उसमें QH2 से Q प्लस 2H प्लस, यही तो होता है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ठीक है? और ये इसमें क्या होगा? सिल्वर प्लस से वो सिल्वर, ये उल्टा रिएक्शन होगा। ये सिल्वर था, ये सिल्वर था, तो सिल्वर से क्या होगा? वो एजी प्लस से सिल्वर में अगर रिड्यूस हो रहा है, तो रिएक्शन क्या बनेगा? एजी प्लस से एजी के तरफ जाएगा। कुछ उल्टा कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ओ सॉरी 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 सॉरी, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है? तो ये मुद्दा है, और तुम्हें नास्ट इक्वेशन अच्छे से पता है। नास्ट इक्वेशन अच्छे से अगर पता है तो इधर क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू इन ऑट सेल माइनस RT/NF ln। ln क्या होता है? ln तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, मतलब तुम्हारा आएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बाई सिल्वर का स्क्वायर, ठीक है?
और ई नॉट सेल तुम्हारा कितना दिया है? अच्छा, ई सेल दिया है 0.4 वोल्ट। ठीक है, ई सेल दिया है 0.4 वोल्ट। और तुम्हें निकालना क्या है इसमें? अच्छा, इसमें ना पीएच निकालना है। ठीक है, इसका 0.4 और ई नॉट सेल कितना होगा? ई नॉट सेल पहले इसमें देख रहे हो क्यू से क्यू एच टू जा रहा है, और रिएक्शन हमारे क्यू क्यू एच टू से क्यू। तो इसका ई नॉट कितना आएगा? -0.7 वोल्ट। देखो ये उल्टा रिएक्शन हो रहा है, ये देख लेना। और ई नॉट एजी प्लस से इतना कितना आ रहा है? 0.8। तो ये दोनों समेशन करोगे तो ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल कितना आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा 0.1 वोल्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ, तुम्हारा तो इसका इसका मुद्दा क्या हो रहा है? इसका ई नॉट सेल क्या होता है? 0.1 वोल्ट हो रहा है, तो इधर 0.1 लिख दो। -RT/NF का इतना बहुत अच्छा, इधर 2.303 इंक्लूड करके बोला है, तो 0.06/n लॉग हो जाएगा, क्योंकि ये 2.303 इंसर्ट करके बोला है। Hg+, का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 होल स्क्वायर बाई, तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम्हारा बोला है कि Ag+ का, हाँ, H+ का 0.1 और Ag+ का कितना दिया है? Ag+ का 1। तो ये आ रहा है सीधा। तो अगर सीधा यही आ रहा है, एक सेकेंड, H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। पता नहीं, इधर तो ये तो दो होगा इन की जगह। ये शायद कुछ गड़बड़ है, ये इसमें पीएच निकालने बोला है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर ये मान लो। तो ये कितना आ रहा है? 0.3 = 0.06। ये थोड़ा सा, क्या पता क्या होगा क्वेश्चन। एक सेकेंड, मुझे जस्ट चेक करना दो, एक सेकेंड, जस्ट। हम्म, इसमें ना H+ कॉन्सेंट्रेशन ही निकालने बोला है। अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालने बोला है, देखो ये था, तो इसका 1 स्क्वायर होगा। इसके बाद तुम्हारा क्या आ रहा है? 0.3 = -0.06/2 लॉग ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो इसको दो को तुम बाहर निकाल दो। दो को बाहर निकाल दोगे तो ये दो कट गया। तो 0.06 = 0 -0.06 लॉग ऑफ H+। और तुम्हें पता है पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पीएच माइनस लॉग ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर हुआ, तो पीएच का माइनस लॉग ऑफ H+ हो रहा है, तो इसको तुम घुमा के लिखो। 0.3 माइनस और माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ क्या बन गया? पीएच इजिकल टू 0.06 पीएच। तो पीएच इजिकल टू 0.3/0.06। ठीक है, तो पीएच इजिकल टू 3/3/10 इंटू इंटू 6/100। तो 10 pH इजिकल टू 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो इजिकल टू pH इजिकल टू 5 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स है। टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर पूछा है, वही सेम रूल है। पहले तुम चेक करो प्लेनर है कि नहीं, उसके बाद तुम चेक करना क्या है, प्लेनर के बाद चेक करना है कि कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं। कॉन्जुगेशन के बाद तुम चेक करो कि वो हकेल एरोमेटिसिटी रूल, ये तीनों रूल लगा दो, फिर खत्म बात। तो ये तो देखो, ये बार बार आता है, ये सीओटी, ये होता है साइक्लोऑक्टेट्राइन। ये सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेट्राइन। ठीक है, सीओटी, इसको दो नेगेटिव चार्ज डायन बना देता है, इसको दो खुल के दो पॉजिटिव चार्ज बना देता है, कुछ भी करते हैं। तो ये तो तुम्हें हमेशा दिख रहा है, ये एंटी एरोमेटिक है। अच्छा, एरोमेटिक पूछा है, तो ये तो नॉन पोलर है, ये तो नॉन एरोमेटिक है। ये दो इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एरोमेटिक। ये भी क्या है? ये है साइक्लोपोलियमाइन, ये एरोमेटिक है। ये क्या है? ये एरोमेटिक दिख रहा है तुम्हें। ये भी कॉन्जुगेशन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब एंटी एरोमेटिक। ये क्या होता है पता है? ये तुम बोलोगे एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, मगर ये एग्जिस्ट ऐसे करता है। मतलब ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, मतलब इतना ज्यादा जानने का जरूरी नहीं होता। तो ये एक था, ये एक था। तो ये जो दो बॉन्ड है ना, ये टूटता है ऐसा, ये फ्री रेडिकल टाइप का बना देता है। इधर भी फ्री रेडिकल टाइप का बनाता है। तो ये दोनों जुड़ के जो कंपाउंड बनाता है ना, ये ऐसा बनता है। अब ये बन जाता है नॉन प्लेनर। ऐसे तो मान सकते हो एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है क्योंकि दिया है, मगर ये एग्जिस्ट ऐसा करता है क्योंकि ये भी एंटी एरोमेटिक है। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा ये है एंटी एरोमेटिक सिस्टम कितना रोल है, तो एरोमेटिक सिस्टम एक बन रहा है, एक बन रहा है, तीनों बन रहा है।
तो तीनों बन रहा है ना एरोमेटिक सिस्टम। एक ये अच्छा सॉरी ये तो एरोमेटिक होगा, चारों एरोमेटिक सिस्टम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन नहीं, मतलब चार करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यही था आज का, मुझे जितना क्वेश्चंस मतलब टोटल 19 20 क्वेश्चंस, देखो ये 25 क्वेश्चंस नहीं, ये बीच में इसका तो 5 न्यूमेरिकल टाइप पता चल गया था, मतलब मैं जहां से भी उठाया था। तो इसके बाद 13 के बाद 14 आया, 14 के बाद ये 21 आया, तो 15 16 17 18 19 20 वो मुझे पता नहीं है। तो जो शिफ्ट में दिया है वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं चला। ठीक है, और इसके बाद तो यही था केमिस्ट्री का, इतना ही क्वेश्चंस था, तो हम लोग सॉल्व किए केमिस्ट्री का। तो हाँ, डिटेल में यही मुझे जितना मतलब मुझे जितना क्वेश्चंस मिला था, मतलब मैं तो एग्जाम देने नहीं गया, तो एग्जाम जिन लोगों ने दे का था, तो ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मतलब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका सेकंड अप्रैल शिफ्ट वन में जितना भी क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग मैं आज ही शायद आज मतलब इस वीकेंड में तो सारे शिफ्ट का आ जाऊंगा, मतलब 3rd अप्रैल 4th अप्रैल, आज का भी आज 4th अप्रैल है, तो आज का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये वीकेंड में पक्का कर दूंगा। और मंडे जब तुम्हारा लास्ट दो मंडे और ट्यूसडे को आएगा ना, तो मैं उसी दिन अपलोड कर दूंगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उसी दिन डालते हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ हमेशा की तरह। तो यही था, मतलब थोड़ा-सा मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ, को जो डिटेल में देखना चाहता है देख ले, क्योंकि आंसर मतलब वो तो ये बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस करने में ही मुझे 10 मिनट लग गया। तो मगर इसको 10 मिनट डिस्कशन करना नेसेसिटी होता, मुझे लगता था वो नेसेसिटी है, तो इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो अच्छे से जो लोगों का अभी भी शिफ्ट बचा है तो वो लोग अच्छे से शिफ्ट दे दो। जेई से तो मुझे ज्यादा बेटर बी आर्किटेक्चर लगता था, क्योंकि मुझे वो उस फील्ड में जाना मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूँ। तो यही था आज के लिए, और मतलब थैंक यू, मतलब जो लोग सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट करते रह रहे हो, इसलिए तो बहुत ज्यादा थैंक यू। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, जेई एडवांस पार्ट आस आ रहा है, तो अभी भी 1 1.5 महीना जो भी है उसमें बहुत मेहनत कर लो, क्योंकि वो एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चों का एग्जाम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि आज या कल शिफ्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ ओके गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो अच्छा लगा, हाँ वो तो बताना ही भूल गया, मतलब क्या ही बताऊँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर भी कर देना। ओके बाय।